अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी सेकंड क्वार्टर जो है 2025 का वो एंड हुआ है, तो काफ़ी कंपनीज़ ने अपना जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह हैं और डिविडेंड्स हैं उनकी अनाउंसमेंट करनी शुरू की हुई है। तो इसी तरह रिसेंटली एक अनाउंसमेंट जो है वो एंग्रो फर्टिलाइज़र ने की थी, डिविडेंड की भी और अपने सेकंड क्वार्टर के रिज़ल्ट की भी। उसको उसने लास्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर के रिज़ल्ट से भी कंपेयर किया, इसी तरह जो फर्स्ट 6 मंथ्स का रिज़ल्ट था उसका भी कंपैरिजन किया। इस वीडियो में हम एंग्रो फर्टिलाइज़र ने जो डिविडेंड अनाउंस किया वो, इसके अलावा जो उन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया है वो भी देख लेंगे। इसके अलावा जो पिछले क्वार्टर से उसका कंपैरिजन और पिछले साल सेम क्वार्टर से और लास्ट 6 मंथ्स का लास्ट ईयर के फर्स्ट 6 मंथ्स के साथ हम कंपैरिजन भी कर लेंगे। इसके अलावा एक और प्रेजेंटेशन दी गई थी एंग्रो फर्टिलाइज़र की मैनेजमेंट की तरफ से एनालिस्ट्स को, जिसमें उन्होंने जो ओवरऑल पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको डिस्कस किया, फिर जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में सेल्स वगैरह चल रही हैं और उसमें उनका अपना कितना शेयर है उसको भी डिस्कस किया, और उसके अलावा उनके जो भी कंट्रीब्यूशंस और चैलेंजेस वगैरह हैं उसको भी डिस्कस किया। तो उस प्रेजेंटेशन को भी हम देखेंगे इस वीडियो में। और उसके अलावा वीडियो के एंड में ये भी देखेंगे कि जिन लोगों के पास अभी एंग्रो फर्टिलाइज़र पड़ा हुआ है उनको क्या अभी आगे रखना चाहिए उसको, और जिनके पास नहीं है क्या उनको ख़रीदना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए। तो सबसे पहले अभी रिसेंटली जो एंग्रो फर्टिलाइज़र है उसने 4 रुपीज़ और 25 पैसा का डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि फर्स्ट क्वार्टर में 2 रुपीज़ और 25 पैसा का डिविडेंड उन्होंने अनाउंस किया था। ये ओवरऑल 6 रुपीज़ और 50 पैसा बनते हैं। साथ ही उन्होंने रिज़ल्ट्स भी अनाउंस किए हैं। तो आए कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके ये डिविडेंड पे फर्दर और रिज़ल्ट्स वगैरह देख लेते हैं और वो प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, फिर वापस आके दोबारा डिस्कस करते हैं फर्दर। अच्छा जी, डायरेक्टली चलते हैं एंग्रो फर्टिलाइज़र की जो रिसेंट अनाउंसमेंट थी डिविडेंड की, और फिर उसके रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो रिसेंट अनाउंस किया है डिविडेंड इस क्वार्टर में, क्वार्टर 2 2025, ये था 4.25 रुपीज़ का। इसी तरह पिछले क्वार्टर में 2.25 रुपीज़ का किया था फर्स्ट क्वार्टर में। तो ये दोनों मिला के 6 मंथ्स का डिविडेंड 6.5 रुपीज़ बन चुका हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, अब इसके रिजल्ट पे भी नज़र मार लेते हैं। रिजल्ट्स में एक तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि अमाउंट्स थाउजेंड्स में हैं, तो ये अगर यहाँ पे बिलियंस लिखे हुए हैं तो ये बिलियंस कंसिडर होंगे। तो जो एसेट्स थे उनके ओवरऑल एसेट्स, वो लास्ट ईयर दिसंबर यानी कि जो लास्ट 6 मंथ्स थे उसके मुकाबले में अब जो अगले 6 मंथ्स हैं, ये जो कि 2025 के जनवरी से अभी जून तक है, उसमें 6 बिलियन उनका जो एसेट्स हैं वो बढ़े हैं। ओवरऑल 170 बिलियन से 176 बिलियन पे आ गए। तो बाकी जो इसकी आइटमाइज्ड डिटेल है वो आप देख लेंगे यहाँ पे। इसी तरह नेक्स्ट जो उनकी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ स्टेटमेंट है उसकी डिटेल्स भी सारी ये हैं आइटमाइज्ड, आप फिर दोबारा इसमें डिटेल में जाके देख लेंगे। वो बस ओवरऑल उन्होंने यही रिफ्लेक्ट किया हुआ है कि 170 से 176 पे उनके एसेट्स आ गए, और ये एसेट्स माइनस लायबिलिटीज होता है। अच्छा, तो फिर इसके बाद हम देख लेते हैं जो अर्निंग पर शेयर है। देखिए, जो जून 30 2024 तक की थी वो लास्ट ईयर 1.25 जो सेकंड क्वार्टर था लास्ट ईयर का उसमें कम थी, लेकिन इस दफा ज्यादा थी। लेकिन ओवरऑल जो पिछले साल की पहले 6 मंथ की थी वो ज्यादा थी, 7.06 थी, इस दफा 6.34 आई है। लास्ट ईयर ये हुआ था कि पहले क्वार्टर में जो है वो अर्निंग काफ़ी बेहतर आई थी, लेकिन सेकंड क्वार्टर बिल्कुल ही डिप कर गया था, और इस दफ़ा थोड़ा सा उल्टा सीन है। ओवरऑल अगर आप देखें तो लास्ट ईयर जो है वो सेल्स भी इससे काफ़ी ज़्यादा थी, और इस दफ़ा 80 बिलियन, लास्ट टाइम 113 बिलियन पे पहुंच गई थी। तो इस तरह से जो है वो फर्स्ट क्वार्टर इस दफ़ा बड़ा स्लो गया था, तो ये बड़ी करीब पहुंच गई है ये फिगर। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हुई है, काफ़ी अच्छा रिकवर किया सेकंड क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले में। इसके बाद ये है कि उनकी जो रेवेन्यू है वो किस चीज़ से आ रहा है, तो वो नॉर्मली सारा का सारा रेवेन्यू जो है वो उनका सेल्स से ही है, और ये पिछले साल के हाफ ईयर के और इस साल के सेकंड क्वार्टर की जो आपस में वो उन्होंने किया हुआ है कंपेयर।
अच्छा, इसके बाद आगे बाकी स्टेटमेंट्स तो आप देख ही लेंगे। हम डायरेक्टली एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे चले जाते हैं, जो कि उन्होंने एनालिस्ट ब्रीफिंग की थी, कंपनी की तरफ से ब्रीफिंग आई थी, अपने रिजल्ट्स को उन्होंने प्रेजेंट किया था एनालिस्ट्स के लिए। तो वो छोटी सी एक प्रेजेंटेशन है, इसको देख लेते हैं, इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसमें सबसे पहले पार्ट 1 में उन्होंने हाइलाइट्स बताई हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू, ये पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया। तो इसमें इन्फ्लेशन जो ईयर ऑन ईयर है अभी इस ईयर की, जो फर्स्ट 6 मंथ्स की है, उसको सेम पीरियड लास्ट ईयर से उन्होंने कंपेयर किया। तो 3.2% इस दफ़ा इन्फ्लेशन है, जो कि लास्ट टाइम 12.6% थी। तो ये ह्यूज इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो कि इस चीज़ को नया नया देख रहे हैं, यानी कि काफ़ी मेरे चैनल पे भी एतराज़ आ जाता है अक्सर। तो ये इसको कम होने का, इन्फ्लेशन रेट कम होने का मतलब ये नहीं होता कि वो महंगाई जो है वो कम हो गई है, पहले कोई चीज़ महंगी थी और वो माइनस में चली गई। उसका मतलब ये होता है कि जो उसका महंगा होने का रेट है ना, वो कम हो चुका हुआ है। फिर एक्सचेंज रेट देख लेते हैं, तो डॉलर थोड़ा सा बढ़ा है, परसेंटेज में तो बिल्कुल 2% होगा, लेकिन 6 रुपीज़ का फ़र्क आ रहा है। लास्ट ईयर दिसंबर तक जो 6 मंथ्स थे और अभी के 6 मंथ्स जो कंप्लीट हुए। इसके अलावा पॉलिसी रेट की बात हो रही है, तो वो लास्ट ईयर जो है वो 12% पे था, इस दफ़ा जो है 11% पे आ गया। तो वो भी कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं है। जीटीपी भी इस दफ़ा थोड़ा सा जो है वो बेहतर हुआ है। जीटीपी ग्रोथ सेम पीरियड लास्ट ईयर में वो 2.51% था, इस दफ़ा 2.68% है ओवरऑल। ये वैसे काफ़ी कम है, इसको बेहतर होना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब उसके बाद चैलेंजेस उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर लैंडस्केप में जो फार्मर्स हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस का सामना है, जिसकी वजह से यूरिया की सेल्स पे भी फर्क पड़ा है। तो इसमें सबसे पहले इनपुट कॉस्ट में वो फार्म इनपुट इंक्लूडिंग यूटिलिटीज, सीड्स, डीजल, लैंड रेंटल रिमेन हाई इम्पैक्टिंग फार्मर प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये जो बीज वगैरह होते हैं, यूटिलिटीज जो कॉस्ट हैं बिजली वगैरह की, डीजल की, फिर उसके बाद लैंड रेंटल्स वगैरह जो हैं, वो हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ी है उनके मुताबिक। इसके बाद क्रॉप सपोर्ट प्राइसेस जो है वो, जैसे गंदम वगैरह के लिए गवर्नमेंट ऑफर किया करती थी, लेकिन आफ्टर जो आईएमएफ की तरफ से टर्म्स आई थी, इनको उन सपोर्ट प्राइसेस को भी एंड करना पड़ा था। तो अब मार्केट रेट पे हार्वेस्टेड क्रॉप्स जो भी हैं, गंदम वगैरह, वो सारा कुछ सेल हो रहा है। तो वो उसने भी फार्मर को काफ़ी इम्पेक्ट किया है। लास्ट ईयर तो कुछ हमारी वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसने जो लिए थे इकदामात, उसका भी बड़ा असर आया हुआ था। उन्होंने बिलावजह काफ़ी ज़्यादा गंदम इंपोर्ट कर ली थी और बाद में वो सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई थी कि फार्मर्स को जो नई हार्वेस्टेड क्रॉप थी उस पर कुछ पैसे मिल भी नहीं रहे थे। तो उसने भी उससे नेक्स्ट ईयर फिर यूरिया की सेल्स पे काफ़ी फ़र्क डाला था। नेक्स्ट उन्होंने क्लाइमेट चेंज को भी डिस्कस किया इसमें। तो सबसे पहले लोअर स्नोफॉल और इम्पेयर्ड वाटर अवेलेबिलिटी को डिस्कस किया, जो कि शुरू में इस तरह रहा है और उसके बाद अब रेन्स ने थोड़ा हेल्प किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब आगे ये जो एक्सेसिव रेन्स हो गई हैं उसकी वजह से अब फ्लडिंग भी होगी। तो वो ज़ाहिर है, फ्लडिंग फिर जब पानी खेतों में जाता है तो वहाँ पे शायद काश्त तो नहीं हो सकती होगी, तो वो भी अफेक्ट करेगा फार्मर्स को। अच्छा, फिर कैश क्रॉप्ड डिक्लाइन बाय 13.5% ड्यू टू रिड्यूस्ड एरिया। अब ये डिफरेंट वजह से होता है, वही कह रहे हैं कि वेदर कंडीशंस की वजह से भी, जो एरिया सिर्फ बारिश पे डिपेंड करते हैं उधर ज़ाहिर है फिर काश्त नहीं हो सकी होगी, या कम उसकी जो यील्ड है वो आई होगी। इसके बाद बिजनेस परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। तो यूरिया बिजनेस का उन्होंने बताया कि ईयर टिल डेट, ये जो करंट ईयर है, इसमें जो सेल्स हुई हैं वो लास्ट ईयर से काफ़ी कम है ओवरऑल इंडस्ट्री की। ओवरऑल मार्केट शेयर जो है एंग्रो का, वो 2024 के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा है। दो के सेल्स कम हुई हैं ओवरऑल इंडस्ट्री की भी और एंग्रो की भी, लेकिन मार्केट शेयर बड़ा है। इसी तरह Q1 वर्सेस Q2 भी ह्यूज इंक्रीज आई है मार्केट शेयर में। स्पेसिफिकली 24% था इनका, 34% हुआ और सेल्स भी ओवरऑल ऊपर गई हैं, इंडस्ट्री की भी और एंग्रो की भी। इन्वेंट्री शेयर जो है वो 43%, वो भी ओवरऑल जो इंडस्ट्री की इन्वेंट्री है उसमें एंग्रो की इन्वेंट्री थोड़ी सी ज़्यादा पड़ी हुई है।
अब इसको दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव में भी ले सकते हैं। पॉजिटिव में इस तरह के नेक्स्ट टाइम इनके पास अवेलेबल होगी फॉर सेल, और नेगेटिव में कि ये सेल आउट नहीं हुई। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इन्होंने ना जो थे एफएफसी वाले, उन्होंने अपने डायरेक्ट टू कंज्यूमर मर्कज कुछ इस तरह के ओपन किए थे कि जिसमें वो डायरेक्ट किसानों को यूरिया वगैरह बेचते थे। तो उसके मुकाबले में ये इन्होंने भी, एंग्रो वालों ने भी UGAI के नाम से एक प्लेटफॉर्म ऑफर किया था जो कि ऑनलाइन था। उस पे लास्ट टाइम भी जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि लास्ट रिजल्ट्स वगैरह जब हम रिव्यू कर रहे थे कि ऑनलाइन ठीक है, अच्छा है कि, लेकिन इनको डायरेक्ट टू कंज्यूमर फिजिकल स्टोर्स भी ओपन करने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन तो फिर बड़े बड़े किसान ही सिर्फ उसको एक्सेस कर सकेंगे। ओवरऑल जो पंजाब में आगे पीछे या बाकी सूबों में जो ग्रास रूट लेवल है उधर तक ये नहीं पहुंच सकेंगे। तो इन्होंने बड़ा एक अच्छा वो लिया इनिशिएटिव एंग्रो मर्कज का। तो आउटलेट्स इन पंजाब ऑफरिंग फर्टिलाइजर अलोंग विद एडवाइजरी एंड सॉइल टेस्टिंग, तो ये भी इन्होंने शुरू किया है। वी कंटिन्यू टू फोकस ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स टू इनेबल फार्मर आउटरीच एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो एफएफसी का एक एज था जो कि इन्होंने अब ऑफर करने शुरू कर दिए। पता नहीं वो तो 70 से ज़्यादा स्टोर्स ऑफर बना चुके थे। अब इन्होंने ये डिटेल नहीं बताई कि इनके कितने स्टोर्स हैं। फिर एग्री फाइनेंस इनिशिएटिव, इसमें इन्होंने बताया एंग्रो फर्टिलाइजर्स एंड बैंक अल्फा पार्टनर टू लॉन्च PKR 2 मिलियन फाइनेंसिंग। अच्छा, ये एग्रीकल्चर मतलब किसानों वगैरह के लिए फाइनेंस की इन्होंने वो शुरू किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर DAP की वो सेल्स वगैरह इन्होंने बताना शुरू कर दिया है कि जो कि Q1 वर्सेस Q2 सेल्स हैं ओवरऑल इंडस्ट्री की भी ऊपर गई है, इनका मार्केट शेयर भी गया है ऊपर और सेल्स भी ऊपर गई हैं। इसी तरह ईयर टिल डेट में भी जो सेल्स हैं वो इनका मार्केट शेयर लास्ट ईयर के मुकाबले में कम हुआ है। अच्छा, फाइनेंशियल हाइलाइट्स में फिर देख लेते हैं। रेवेन्यू इनका जो है वो जो करंट क्वार्टर है Q2, इसमें बड़ा है सेम परसेंट 28% जो है लास्ट ईयर के मुकाबले में, लेकिन जो 6 मंथ्स गुजरे उसमें 29% कम हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी इनकी 232% बढ़ी है, और EPS भी इनकी जो है वो काफ़ी बढ़ी है। और ओवरऑल फर्स्ट 6 मंथ्स के मुकाबले में देखें तो चीज़ें जो हैं वो नीचे आई हैं, लेकिन इतना कोई डिस्करेजिंग नहीं है। ओवरऑल इंडस्ट्री में ही जो यूरिया सेल्स थी वो नीचे आई थी, वो फार्मर इकोनॉमिक्स की वजह से। अच्छा, फाइनेंशियल हाइलाइट्स फिर इन्होंने डिस्कस किए हैं फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 वर्सेस 2024। जैसा कि ऊपर इन्होंने बताई वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं कि रेवेन्यू जो है वो 29% नीचे है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो एक्चुअली, रेवेन्यू तो नीचे है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट 5% बढ़ा है, और जो एक्चुअली जो नेट प्रॉफिट है वो 10% पे चला गया 8% के मुकाबले में, तो वो भी बढ़ा है। इसी तरह अच्छा, ये इनका जो बोरविंग है, ये इन्होंने बताया कि ये थोड़ी सी जो है ना उनको ज़्यादा करनी पड़ी है। इसके बाद कंट्रीब्यूशंस एंड चैलेंजेस, फिर ये सबसे पहले बता रहे हैं कि इन्होंने जो टैक्स पे किया 14.2 बिलियन, ये जो मुल्क की मईशत में इनका किरदार है वो इन्होंने बताया। फिर ये बता रहे हैं कि इंटरनेशनल यूरिया जो है वो 80 रुपीज़ पर बैग में पड़ता है, जबकि लोकल ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 46-49 है, जो कि फिर इन्होंने बताया कि 3600 की डिस्काउंटेड प्राइस पे है। तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल है क्योंकि इनको यूरिया सेक्टर में थोड़ी सब्सिडीज भी मिलती है। अब मुझे एग्जैक्ट स्टेटस तो नहीं पता कि कितनी हद तक इनको गैस पे और वो सब्सिडीज अभी भी मिल रही हैं, लेकिन फिर भी ये जो है डिबेटेबल चीज़ है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में जो यूरिया है वो सारा लोकली प्रोड्यूस होता है और लोकली सारा बिक जाता है, बाहर से नहीं आता, और ज़ाहिर है इस प्राइस की वजह से आ भी नहीं सकता, बल्कि अब तो इनके पास सप्लाई इतनी ज़्यादा, डिमांड कम है, तो वो बाहर से आने का कोई वो बनता नहीं है। अच्छा, लास्ट पे इन्होंने बताया कि एक और जो ये काम कर रहे हैं वो प्रेशर इनहांसमेंट फैसिलिटी पे काम कर रहे हैं, जो इनको हमारी गैस से गैस मिलती है वो फर्टिलाइज़र में, या ज़ाहिर है गैस का एक बड़ा किरदार होता है,
तो उसकी प्रेशर इन्हांसमेंट पे काम करें। अच्छा, फेज़ 1 को इन्होंने टू स्कोप्स में डिवाइड किया था, तो फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और सेकंड जो है इन प्रोग्रेस है, जो कि अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ कंप्रेसर्स एंड अदर एक्टिविटीज़ आर इन प्रोग्रेस, फेज़ 2 जो है। ठीक है, अब ओवरऑल वैसे अगर हम देखें एंग्रो फर्टिलाइज़र को, तो इसका स्टॉक इस टाइम पे 211 रुपीज़ पे चल रहा है, जो कि एफएफसी के साथ साथ हुआ करता था, जो कि अभी 460 रुपीज़ पे चला गया है। ज़ाहिर है उसकी अर्निंग पर शेयर काफ़ी बड़ी है, लेकिन इनके भी ओवरऑल ट्रेंड जो है ऊपर ही की तरफ है। तो जब ये फार्मर इकोनॉमिक्स अगर बेहतर हो जाती है आने वाले सालों में, तो इसका काफ़ी स्कोप है ऊपर जाने का। और ओवरऑल भी मतलब फार्मर इकोनॉमिक्स लास्ट ईयर तो 2024 में शुरू में तो काफ़ी बेहतर थी, तो उनके नीचे आने के बाद भी ये देखें ये सरवाइव कर रहे हैं, अच्छा सरवाइव कर रहे हैं जो इनकी ईपीएस वगैरह। तो आगे जब ये थोड़े से बेहतर होंगे तो इस शेयर का भी काफ़ी ऊपर जाने के चांसेस है। अच्छा, जैसा कि जब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे थे और वो प्रेजेंटेशन वगैरह देख रहे थे, उससे आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि फार्मर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किलात जो हैं वो आई हुई हैं, ख़ासकर जो लास्ट टाइम एक सप्लाई और डिमांड में सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, स्पेशली जो गंदम की क्रॉप है उसकी, और ओवरऑल जो उनकी स्पोर्ट प्राइस भी ख़त्म कर दी गई है और थोड़ी सी कास्ट उनकी बढ़ी हैं, जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ी सी यूरिया की परचेज में जो है वो कमी कर दी थी। ये जो ट्रेंड है फर्स्ट क्वार्टर में ज़्यादा था, लेकिन सेकंड क्वार्टर में सेल्स में काफ़ी ह्यूज किस्म की रिकवरी हुई है। और इसके अलावा कास्ट कटिंग भी की है इन कंपनीज ने, स्पेशली एंग्रो फर्टिलाइज़र ने, जिससे स्पेशली पता चलता है उनका देख के फाइनेंशियल्स जो हमने अभी देखे हैं कि उनका जो ग्रॉस प्रॉफिट और जो नेट प्रॉफिट है वो भी बड़ा है। इसके अलावा वो जो उन्होंने एंग्रो मर्कज़ के नाम से डायरेक्ट टू कंज्यूमर अपने स्टोर्स ओपन करने शुरू किए हैं। उनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो था ही, लेकिन ग्रास रूट्स पे फार्मर्स को फैसिलिटेट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्टोर्स भी जो है वो ओपन करें, तो वो भी उन्होंने ओपन किया। तो जिससे साफ पता चल रहा है कि लास्ट ईयर के मुकाबले में उनका इंडस्ट्री के अगेंस्ट मार्केट शेयर जो है वो 24% से 34% पे गया है, यानी कि 10% बढ़ा है। ओवरऑल एक अच्छी न्यूज़ है कि रिकवरी हो रही है जो कि यूरिया की इंडस्ट्री है उसमें, और स्पेशली आगे जो है ज़ाहिर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा थी गंदम वगैरह के लिए, तो आगे जब चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से यूरिया की डिमांड बढ़ने की भी तवक्को है। तो इस टाइम पे जो एंग्रो फर्टिलाइज़र की शेयर प्राइस है वो 211 रुपीज़ है, जबकि एफएफसी जो इसके साथ साथ हुआ करता था उसकी स्पेशली मार्केट शेयर वगैरह भी बड़ा था, तो उसकी वजह से उसकी प्राइस काफ़ी ऊपर भी जा चुकी है, वो 460 पे पहुंच गई है। एक तो FFBL के साथ उनका मर्जर भी था, उसका भी थोड़ा सा इफेक्ट था, लेकिन स्टिल जो एंग्रो फर्टिलाइज़र है वो काफ़ी उनसे नीचे है। तो अगर ये थोड़ा सा अपना EPS आगे इम्प्रूव कर लेते हैं और चीज़ें बेहतर होती हैं तो इनकी प्राइस में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की आगे तवक्को है। इसमें फिर जिन लोगों के पास एंग्रो फर्टिलाइज़र के शेयर्स अभी मौजूद हैं उनको तो बिल्कुल सेल करने का सोचना ही नहीं चाहिए। जैसे जैसे हर क्वार्टर में उनके डिविडेंड्स आ रहे हैं, उनकी कॉस्ट ही कम हो रही है ना, पर जो एक तो वो प्राइस थी जिस पे उन्होंने परचेज़ किया, जैसे जैसे फिर डिविडेंड आते रहते हैं पर शेयर, तो उनकी ज़ाहिर है उस कास्ट में से ही माइनस होता जाता है। एक तो वो चीज़ है, फिर आगे इसके ऊपर जाने के भी चांसेस हैं। अच्छा, नए लोगों के लिए वो लोग परचेज करने का सोच सकते हैं जिन्होंने अपना कैपिटल तकरीबन 5 साल के लिए इसके अंदर शेयर के अंदर रखना है। एज अ जनरल रूल भी जो स्टॉक एक्सचेंज में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप ऐसे पैसे स्टॉक एक्सचेंज में डालते हैं जो कि आपने कम से कम 5 साल आगे स्टॉक एक्सचेंज में ही रखने, क्योंकि सेंटर में आपको उन पैसों की अगर ज़रूरत पड़ जाती है किसी ऐसे टाइम जब शेयर जो है आपकी बाइंग प्राइस से नीचे गया हुआ होता है, तो वो फिर आपको नुकसान हो जाता है। लेकिन ऐसे शेयर्स जो कि जिसकी ट्रांजैक्टरी इसकी एंग्रो फर्टिलाइज़र की तरह ऊपर ऊपर ही जा रही है, तो वो तकरीबन 5 साल में शायद ऐसे लेवल पे पहुंच चुके होंगे कि आप को सेल भी करना पड़े तो शायद नुकसान ना हो आपका। और स्पेशली आप 5 साल में
हर क्वार्टर में डिविडेंड भी ले चुके होंगे उस वक्त तक। फिर फाइनली ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने अपना डिसीजन अपने हालात के मुताबिक, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को देखने के बाद, अपनी एज को कंसिडर करके और सारी चीज़ों को कंसिडर करके और उसके बाद लेना है। और उसके बाद भी किसी एक स्टॉक में अपने पैसे कभी भी पार्क नहीं करने चाहिए। कम से कम 6, 7, 8 स्टॉक्स तो मिनिमम होने चाहिए, उसके अलावा फिर ज़्यादा भी होने चाहिए, वो कैपिटल पे डिपेंड करता है। आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, यानी कि मल्टीपल सेक्टर्स और फिर मल्टीपल कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसी एक स्टॉक पे कभी भी रिलाई नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में भी एक मेरी वीडियो है, उसको मैं एंड स्क्रीन और नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो फर्दर इसके बारे में जानने के लिए उसको भी आप देख सकते हैं। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट के बारे में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपने भी उनसे मुस्तफीद होना हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।